फिल्म की शुरुआत में हमें अपना मेन लीड रूही दिखाया जाता है, जो पार्टी करके जाने वाला होता है। तभी उसका कुछ सामान उसके काम करने वाली जगह पर रह जाता है। जैसे वो सामान लेने वापस आता है तो वो देखता है शॉप पे कोई चोर घुस आए हैं। जैसे ही रूही अलार्म बजाता है, तभी चोर एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रखा कांच टूट जाता है, जो रूही के सीधा आँख में घुस जाता है और वो यहाँ बेहोश हो जाता है। अब चोर भी बिना चोरी करे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रूही हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। अब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, पर उसे तो पट्टी के आर पार दिखाने लग पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे दूसरे कमरे में खड़ी नर्स को भी देखने लग पड़ता है। उसे अपनी आंखों में कुछ गड़बड़ नजर आती है। वो डॉक्टर को बोलता है, मुझे कुछ ज़्यादा ही साफ दिख रहा है। अब डॉक्टर को लग रहा है कि इसका तो दिमाग ही हिल गया है। वो रूही को आराम करने बोलता है। तभी फेई जाओ के साथ हॉस्पिटल में देखने आती है। फेई एक पुलिस वाली है। वो रूही से पूछताछ करने आई है। फेई रूही को एक एप्पल देती है, पर रूही को पता चल जाता है कि एप्पल अंदर से खराब है। फेई को तो रूही पर ही शक होता है कि वो चोरों के साथ मिला है, पर सबूत ना होने की वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें रूही को उसके अंकल के साथ दिखाया जाता है। रूही के अंकल उसके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। तभी रूही उनसे कहता है, मैं तो बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अंकल एक हिस्ट्री के टीचर हैं। तब अंकल अपना फेवरेट ब्रेसलेट उसे देकर चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है रूही के पास एक स्पेशल पावर है, जिससे वो पता चला लेता है कि ये किसने कब बनाया है, कितने साल पुरानी चीज़ है, ये सब उसे पता चल जाता है। नेक्स्ट सीन में रूही अपने दोस्त यून के साथ होता है। यून उसको फ्यूचर के बारे में बात करने लग पड़ता है। तभी रूही अपने हाथ में एक बुक लेता है, बिना बुक खोले उसे पढ़ने की। ये एक उसके पास स्पेशल पावर होती है। नेक्स्ट सीन में रूही हमें मार्केट में दिखाया जाता है, जो कुछ बेचने आया हुआ होता है, जिसकी कीमत उसे 5 युआन मिलती है। तभी रूही की नज़र एक चीज़ पर पड़ती है, जो देखने में बिल्कुल काली थी। रूही उसे खरीद लेता है। तभी वहाँ दो लोग आ जाते हैं उसी चीज़ को खरीदने के लिए। तभी दुकानदार कहता है कि ये तो रूही ने उसे खरीद लिया है। नेक्स्ट सीन में हम सबको एक साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी रूही का दोस्त उसकी कीमत 5,000 युआन कहता है, पर वो आदमी कहता है, मजाक अच्छा है पर ये इतना भी कीमती नहीं है। तभी रूही कहता है कि ये अंदर से लाल है, और सच में जब उसे चेक करते हैं वो अंदर से लाल होता है। तब उसकी कीमत 5 लाख युआन देकर वो खरीदता है। अगले दिन रूही और उसका दोस्त एक एंटीक दुकान में जाते हैं, जहाँ पर कम दाम में सामान खरीद के वो सोच रहे होते हैं कि हम उसे ऊंचे दाम में बेचेंगे, पर उस दुकान में सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी वहाँ पर एक अमीर आदमी आता है। तभी दुकानदार उसे एक साधारण पॉट दिखाता है और उसे बोलता है ये बहुत महंगा है। तभी रूही अपनी पावर का यूज़ करके ये पता लगा लेता है कि ये तो नॉर्मल है, कोई एंटिक नहीं है। किसने बनाया था और कब बना था, ये सब कुछ वो उस अमीर आदमी को बता देता है। ये सुन के अमीर आदमी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब दुकानदार रूही के पीछे पड़ जाता है, उसे कहता है पैसे निकालो। तभी वहाँ रूही फेवरी को वहाँ देख लेता है। तभी फेवरी उसकी हेल्प करती है बचाने में। तभी रूही से पूछती है कि वो वहाँ पर कर क्या रहा था, और गुस्से में उसका नंबर मांगती है। वो नंबर दे देता है। तभी फेरी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद चोर आकर उसका सूटकेस छीनकर भागने लगता है, और कुछ लोग फेरी पर हमला करते हैं। फेरी भी उनको ज़बरदस्त मारती है और अपना सूटकेस वापस छीन लेती है। तभी चोर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन रूही एंटिक मार्केट जाता है। वह एक प्लेट खरीद लेता है। वह अपनी प्लेट डॉक्टर अंकल को दिखाता है। अंकल कहते हैं, अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर इसे एक बनाया गया है, लेकिन उसके बीच का पार्ट असली है। अब रूही तो इसे सोचकर परेशान हो जाता है। बाद में रूही अपने घर आकर हिस्ट्री पढ़ने लगता है, ताकि उसे सही चीज़ों की पहचान हो सके और वो सही चीज़ें ही खरीदे। नेक्स्ट सीन में रूही ऑक्शन में जाकर एक पेंटिंग देखता है, जिसे देखने में एक पेंटिंग में दो
पेंटिंग दिखती हैं। वह उसे 100 युआन में खरीदने को बोलता है, पर पेंटिंग की शुरुआती कीमत ही 12,000 युआन थी। तभी एक आदमी पेंटिंग खिलवा देता है जिसका नाम पांक होता है। वह अपने पेंटिंग को अंकल के पास ले जाता है, जिसको अंकल चेक करके बताते हैं कि ये तो एक एंटिक पीस है। ये पेंटिंग तो बहुत ही प्राचीन है। पुराने टाइम में चोरों से पेंटिंग को बचाने के लिए पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग किया करते थे। इनकी कीमत मिलियंस में है। ये सुनते ही पंख तो खुशी से पागल ही हो जाता है, जो उसकी कीमत 15 लाख में खरीदने को कहता है, पर रूही तो उसे 5 मिलियन में ही बेच देता है। दूसरी तरफ फेरी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी, जहां उसे गाड़ी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, पर उसे एक वैन दिखाई देती है और वो उसके ड्राइवर से डैश कैमरा की फ़ोटो मांगती है, जिससे उसे पता चलता है चोर कासू सिटी के हैं। वहाँ रूही को इनविटेशन मैसेज आता है अपने क्लासमेट की शादी का, जो कासू सिटी में ही होती है। रूही अपने दोस्त को अपने क्रेडिट कार्ड देकर बोलता है, अब से सारा लेन देन तुम ही संभालोगे। तभी बिंग भी रूही को फ़ोन करती है अगले दिन मिलने के लिए, और अगले दिन रूही मिलने आ भी जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ एक वही अमीर लड़का आ जाता है जिसको हमने शुरू में देखा था। वह रूही को अपने साथ ले जाता है उसको घर छोड़ने के लिए। वो वहाँ रूही को इनडायरेक्टली कहता है कि हम दोनों की फैमिली बहुत अमीर है, हमारे बीच में आने की गलती मत करो। ये कह के वो रूही को रास्ते में ही उतार के चला जाता है। अब रूही को हमें कासू सिटी में दिखाया जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट पर होता है। उसे फ्रेंड ने कहा था कि मैं बिज़ी हूँ, इसलिए यहाँ पर आ जाना। तब रूही जैसे ही उस जगह पर घूमता है, वहाँ एक आदमी आके उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी एक औरत उसे पहचान जाती है कि ये तो मेरी यूनिवर्सिटी का है। वो कोई और नहीं, रूही की प्रोफेसर थी। वो रूही का टेस्ट लेने के लिए पूछती है कि हम बताओ यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। तब रूही एक सेकंड में बता देता है कि हम एक कवर ढूंढ रहे हैं। ये सुन के प्रोफेसर खुश हो जाती है, उसे अपने साथ काम पे रख लेती है। दूसरी तरफ चोरों के बॉस को विंग से बात करते हुए दिखाया जाता है, और चोरों के बॉस कहता है कि हम कवर जल्दी ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ रूही का दोस्त मार्केट जाता है, जहां उसे एंटिक पीस टूट जाता है, जिसकी कीमत सुन के उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी कीमत 2 मिलियन थी। यून फिर उस एंटिक को उठाकर ले जाता है, जिसके जाने के बाद वही अमीर आदमी उस एंटिक के मालिक से बात करता है। एंटिक का मालिक कहता है कि सर आपका काम हो गया। दूसरी तरफ रूही को कुछ ज़मीन में नीचे दिखाई देता है। वो प्रोफेसर को बुलाकर कहता है, प्रोफेसर कहती है कब्र यहीं कहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी का कलर चेंज है। इस बारे में जानने के लिए वो एक घर में जाते हैं। वो आदमी तो बहुत बदतमीजी करने लग पड़ता है, जहाँ हमें बाद में पता चलता है कि चोर उसी घर में है। अगले सीन में रूही कहीं जा रहा था, तभी चोर रूही के फेस को कवर करके काला कपड़ा डाल के उसे मारने लगते हैं, पर फेरी वहां आ जाती है, जिसे देखकर चोर वहां से भाग जाते हैं। फेरी रूही को पुलिस स्टेशन ले आती है चोरों का स्केच बनाने के लिए। तभी यून उसे कॉल करता है रूही को। वो एंटी पीस उससे टूट गया था उसके पैसे देने के लिए। तब रूही उसे कहता है कि तुम पैसे दे दो, बाकी हम आकर बात करेंगे। रूही को याद आता है यह वही लोग हैं जो उस दिन चोरी करने आए थे। अपनी शक्ति से वो उसका चेहरा टैटू भी देख लेता है। उसे पता चलता है ये तो सेम ही आदमी है। चोर अपने बैग में बम डाल रहे होते हैं। अगले दिन रूही फेरी को चोरों का स्केच देता है। कंप्यूटर से डिटेल निकालने पर पता चलता है चोर का नाम यूं है, जो कासू में पहले भी देखा गया है। उनके ठिकानों पर पहुंचकर वो समझ आती है कि क्या माजरा है सारा। शादी के शोर में वो लोग गुफा में ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो वहां पहुंच जाती है, उनसे फाइट करती है, कुछ लोगों को तो पकड़ लेती है, पर ब्लास्ट के कारण कुछ लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी वे सब भी चोरों का पीछा करते अंदर चले जाते हैं, जहाँ फेरी रूही को हथकड़ी लगाती है। उसे चोरों से मिलने होने का शक था।
चोर उनको देखकर आगे के भाग रहे थे, जिनका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से दीवार ऊपर हो जाती है। रूही अपनी शक्ति से वहां 2 बटन देख लेता है। प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट को एक साथ बटन दबाने के लिए कहता है। एक साथ बटन दबाने से ही वो एक रूम खुल जाता है, जहाँ पर वहाँ कवर रखी होती है, जहाँ उसे अलग अलग चीज़ें प्राचीन काल की मिलती हैं। एक पेपर भी मिलता है। चोर बम से दीवार को तोड़ने में लगे होते हैं, जो रूही अपनी शक्ति से देख लेता है। तब वो फेरी को धक्का देके बचा लेता है और जैसे ही रूही फेरी बाहर आते हैं, चोरों का लीडर दुल्हन को पकड़कर उस पर गन तानकर खड़ा होता है। पर रूही को तो अपनी पावर से पता चल जाता है कि गन तो खाली है। उसके तरफ बढ़कर दुल्हन को बचा लेता है। तभी लू एक बटन दबाती है जिससे ब्लास्ट होता है। तभी रूही अपने घर आकर अपनी शक्तियों को देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो बढ़ चुकी थी। तभी फैरी उसके लिए एप्पल आती है, उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू भी कहती है, पर टूटे 2 मिलियन वाली चीज़ को देखती है। अगले दिन रूही उसी दुकान पर पहुंचता है। रूही कहता है शॉपकीपर को, ये तो 2 मिलियन का है ही नहीं जो तुमने हमें दिया है। ये सुन के दुकानदार तो डर जाता है और कहता है आप इस दुकान से कुछ और ले जाए। रूही इस दुकान में सब कुछ ढूंढता है, पर उसे उस दुकान में कचरे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तभी रूही की नज़र शॉप ओनर के यूज़ कर रहे टी पॉट पर पड़ती है। यह उसे मांगता है। उसे दिखाते ही वो अंकल के साथ चेक करने जाता है। उसकी हिस्ट्री उसके अंकल 1 सेकंड में बता देते हैं। साथ में एग्जीबिशन में जाने के लिए उसके अंकल कहते हैं। तभी रूही घर आकर अपनी पावर से बुक पढ़ने लगता है। तभी अगले दिन धन नाम का आदमी बिंग के आदमी को ब्लैकमेल करता है, तो बिंग भी उसे एग्जीबिशन में बुला लेती है। अगले सीन में सभी एग्जीबिशन पहुंच जाते हैं, जहाँ रूही अपनी शक्ति से वहाँ रखे पत्थरों को देखने लग पड़ता है। तभी बंग उसे मिलकर बात करने लगती है। यह देखकर तो वो अमीर आदमी फिर से जलने भुड़कने लग पड़ता है, जिसकी वजह से वो रूही के कपड़ों पे शराब गिरा देता है। तभी वहाँ बंग वहाँ आकर जो वहाँ रखे पत्थरों के बारे में सबको बताता है कि पत्थर के अंदर से किसी भी कलर का निकलना ही उसकी कीमत को बढ़ाता है। ग्रीन कलर का पत्थर, और इन पत्थरों को जेट स्टोन कहा जाता है। तभी रूही एक पत्थर को देखता है, उसे खरीदने ही वाला होता है। तभी वो अमीर आदमी उसे आकर खरीद लेता है। उसको बीच में से खोलने के बाद वो एक नॉर्मल पत्थर निकलता है। फिर वह रूही के पत्थर को भी चेक करने को कहते हैं, जिसको काटने पे वो पूरा ग्रीन निकलता है। ये देख कर तो अमीर आदमी फिर भुड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी पिंग आकर रूही की किस्मत की फिर से तारीफ करती है। तभी पिंग का आदमी उस ब्लैकमेलर को मिलने के लिए बुलाता है, उसे वहाँ मार डालता है। तभी रूही जैक को 18 मिलियन में बेच देता है। अब इतने पैसे आने के बाद उसका दोस्त उसे घर चेंज करने की सलाह देता है। ये सुन के तो पंक उसे अपने खाली पड़े लग्जरी घर में रहने के लिए बोलता है, जहाँ रूही उसका दोस्त दोनों वहाँ मान भी जाते हैं। तभी रूही अपने दादाजी का पेंडेंट देखने लग पड़ता है। तभी उसे याद आता है ये पेंडेंट तो छाँव के दादाजी के पास भी है। तभी रूही उनसे मिलकर जानता है। तभी छाँव के दादाजी कहते हैं, उस पेंडेंट को देख के समझ जाते हैं कि पेंडेंट उनके दोस्त का ही है। तो वो छाँव का दादा कहता है, मैंने अपने दोस्त को आखिरी बार गासू के एग्जीबिशन में देखा था, पर अब से मैं तुम्हारा दादा हूँ। अगले दिन रूही शिफ्टिंग कर रहा होता है। तभी विंग वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए काम से पिंजू सिटी जा रही हूँ। ये सुन के रूही हंसता है और कहता है, तब तो हम पिंजू सिटी ही मिलेंगे। तभी हमें वे पिंजू नाइट मार्केट में दिखाई देते हैं, जहाँ चैंग रूही पंग को पुरानी चीज़ों के बारे में बताता है। जहाँ रूही कुछ कीमती चीज़ें खरीदता है, वहाँ पंग को एक गोल कुछ दिखाई देता है, जो रूही को दिखाता है। जहाँ रूही अपनी शक्ति से जान लेता है ये तो बहुत कीमती है, जहाँ पंग उसे खरीद लेता है। जब पंग अपने कमरे में होता है, अपनी खरीदी चीज़ को देखता है, तभी वहाँ से लाइट चली जाती है।
उसे काला साया दिखता है जिसे देख के वो डर जाता है, चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन के सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी चैंग बोलता है, ये कहीं श्रापित तो नहीं? तभी चैंग कहता है, क्या पता ये किसी कवर से मिला हो, इसका मालिक इसे अभी ढूंढ रहा हो। वह पूछता है, तो दुकानदार के साथ ही क्यों नहीं हुआ? चैंग कहता है, क्योंकि वो चीज़ें बेचता है, रखता नहीं है। अगले दिन वो दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार कम पैसों में वो वापस लेने के लिए मान जाता है, पर वहाँ झाव का भाई आ जाता है। वो बोलता है, 6 महीने से तो ये जिस चीज़ को बेचता है वो वापस आ जाती है। फिर वहाँ बताता है, कल जो साया दिखा था वो भूत का नहीं, चैंग का था। इसका मालिक चैंग ही है। पंग तो ये चैंग को गालियाँ देनी शुरू कर देता है। फिर वह अमीर आदमी एक सप्लायर से मिलता है और कहता है, आजकल स्टोन जेट नहीं निकल रहे हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम नई नदी और पुरानी नदी के पत्थरों को मिक्स मत करो, क्योंकि अंकल सू इनका बुरा भी मान सकते हैं। तभी रूई यून के दादाजी से मिलने जाता है, जहां वो रूई को एसोसिएशन के चेयरमैन स्टोन का मेंबरशिप कार्ड देते हैं और कहते हैं, जब मैं पोजीशन छोड़ूंगा तब ये चीज़ तुम्हारी हेल्प करेगी। कि सुन के रूई तो वहाँ से खुश होके जाता है। सब कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, जहाँ बिंग और वो अमीर आदमी भी होता है। तभी यंग सबको बताता है कि फ्यूचर में वही अमीर आदमी चेयरमैन बनेगा। पर वहाँ दादाजी रूही की तारीफ करते हुए कहते हैं, मेंबरशिप के लिए खूबी होना ज़रूरी है। जिसके बाद अंकल्स थ्री डेड एग्जीबिशन की जिक्र करते हैं कि खूबी तो उसमें ही देख ली जाएगी। उसके बाद अमीर आदमी एक आदमी को कॉल करता है, जो कहता है रूही एग्जीबिशन में किसी भी हाल में नहीं पहुंचना चाहिए। अगले सीन में रूही अकेले जाते हुए दिखाया जाता है, तो उसे एक अकेला आदमी आकर घेर लेता है और उसे मारता है। पर रूही उसे पहचान लेता है, क्योंकि तो ये एग्जीबिशन का ही गार्ड है। वो आदमी उसे धमकी देता है, अगर तुम एग्जीबिशन में आए तो कुछ भी हो सकता है। अगले दिन एग्जीबिशन में पंग और युआन रूई का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रूई पेट खराब होने का बहाना करता है। युआन की नज़र उसी सप्लायर लेडी पर पड़ती है जहाँ भीड़ लगी होती है। वह वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ सारे पुराने पत्थर पुरानी नदी से ही आए हैं। ये सुनकर तो पंख एक पत्थर जल्दबाजी में खरीद भी लेता है, पर जैसे वो अंदर से काटता है वो सफ़ेद निकलता है। रोई अपना गेटअप चेंज करके पहुँच जाता है। वह कहता है, इसके अंदर दरार है, जिसकी वजह से पानी में रहने की वजह से इसका कलर हल्का वाइट हो गया है, पर अगर इसको अच्छे से काटोगे इसके बीच में से ग्रीन निकलेगा। तब तभी पंख उसको कटवाता है, वो सच में अंदर से ग्रीन ही निकलता है। तभी चैंग रूई को बताता है कि वो सप्लायर पुरानी नदी का पत्थर बोलकर नई नदी के पत्थर बेच रही है। तभी सभी लोग वहाँ जाके हंगामा करने लगते हैं। जैसे ही दादाजी को पता चलता है, वो वहाँ आके पत्थर चेक करते हैं। वह अमीर आदमी कहता है, एग्जीबिशन सू ग्रुप का कर रहा है, पर ये उनकी तरफ से नहीं बेची जा रही है। तभी दादाजी उस सप्लायर औरत को कहते हैं कि सबके पैसे वापस करो। आगे की स्टोरी और भी मज़ेदार होने वाली है। आप इस स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।